अस्सलाम वालेकुम। कैफ 8 ऑडिटर इंश्योरेंस। आज हमारा लेक्चर नंबर 74 है। आज हम आई कैप की बुक से इंशाल्लाह चैप्टर 15 जो लास्ट चैप्टर है इस बुक का वो डिस्कस कर रहे होंगे। इसके बाद सिर्फ हमारा कोड ऑफ एथिक्स बच जाएगा, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट एक दो लेक्चर्स में एंड हो जाएगा। अच्छा जी, ये जो चैप्टर है ना ये है रिव्यू इंगेजमेंट्स के ऊपर। आपने चैप्टर 1 जब पढ़ा था तो वहाँ पर हमने बातें कुछ पढ़ी थी कि डिफरेंट तरह के स्टैंडर्ड्स हैं, डिफरेंट तरह के आपकी इंगेजमेंट्स होती हैं। एक तो हमने वो लिमिटेड इंश्योरेंस इंगेजमेंट पढ़ी, आपने रीज़नेबल इंश्योरेंस इंगेजमेंट पढ़ी, उसकी डेफिनेशंस वगैरह देखी। देन हमने कहा कि जी एक तो ऑडिट की सर्विसेज हैं, फिर रिव्यू की सर्विसेज होती हैं, फिर इसी तरह एग्रीड अपॉन प्रोसीजर होते हैं, कंपाइलेशन सर्विसेज वगैरह होती हैं डिफरेंट तरीके से। वैसे उस पे पहले चलते हैं। चैप्टर 1 खोलें ज़रा क्योंकि चीज़ उधर से लिंक्ड है तो आपको ये हो जाए कि यार बिल्कुल नई चीज़ नहीं हम पढ़ रहे, ये चीज़ पहले हमने देखी हुई है कहीं ना कहीं। ये आए ज़रा, पेज 13 है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 4.5 है हेडिंग। अब इसमें देखें, उसने बताया कि ये डिफरेंट तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं। जैसा कि पहला उसने बताया आइजाज हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, ये कब अप्लाई होने होते हैं? इन दी ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हिस्टोरिकल का आई गेस पता ही है आपको कि जो टाइम गुजर चुका है उसकी, जैसे आमतौर पे हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी, वो हिस्टोरिकल ही होते हैं क्योंकि 30 जून गुजरने के बाद बनाते हैं, तो लेकिन बनाते पिछली पुरानी इन्फॉर्मेशन की है, दैट्स कॉल्ड हिस्टोरिकल। कुछ होती हैं वो फ्यूचर को देख के, जिसको प्रोस्पेक्टिव बोला जाता है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, या हम उसको प्रोजेक्शंस बोल देते हैं, कैश फ्लोज, ये उसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। तो खैर ये हमने आइजाज पढ़ लिए हैं, जितने अभी तक पढ़े हैं सारे आइजाज हैं आपके सामने ही है। हम आइजा 200 से स्टार्ट हुए हैं, हम आइजा 706 पे जाके एंड हमने किया है। तो सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग थे। ठीक है, अच्छा सेकंड पॉइंट है जी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू इंगेजमेंट्स। कुछ रिव्यू भी होते हैं, रिव्यू मतलब लिमिटेड एश्योरेंस इंगेजमेंट होती है। ये वाला देखें, कहता है कब अप्लाई होता है? इन द रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जब आपने हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे रीजनेबल एश्योरेंस देनी हो तो आप ऑडिट करते हैं, आइजाज अप्लाई करते हैं। जब आपने हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर रिव्यू देना हो, लिमिटेड एश्योरेंस देनी हो, तो देन यू गो फॉर ISRE। ठीक है जी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू इंगेजमेंट, यही हम पढ़ने जा रहे हैं ISRE 2400। ठीक है, बाकी नीचे आ गया ऑन एश्योरेंस इंगेजमेंट, इसके अलावा जो इंगेजमेंट्स है उसके ऊपर और रिलेटेड सर्विसेज हैं और क्वालिटी कंट्रोल वगैरह। ठीक है, अब आ जाए जी ज़रा चैप्टर नंबर 15। ये अब हमारा चैप्टर देखो 2-3 पेजेस का उसने बस आपको आइडिया ही दिया है कि ये भी है, अदरवाइज अभी और बहुत है। अभी तो आपकी रिव्यू इंगेजमेंट्स में अदर एश्योरेंस इंगेजमेंट भी है, आपकी 3000 सीरीज़ आती है। ठीक है, वो वाली भी आपने करनी होती, लेकिन वो खैर ऊपर CFAP वगैरह में आप पढ़ोगे। अभी CFAP 6 में आएगा वो, अभी आपके सिलेबस में सिर्फ ये रिव्यू इंगेजमेंट उन्होंने डाली है। अदरवाइज बाकी जो लिखा हो ना, रिलेटेड सर्विसेज, कंपाइलेशन सर्विसेज, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, सारा आपने पढ़ना है, बट अभी नहीं पढ़ना। 3000 वाली है, 4000 वाली सीरीज़ है। ठीक है अच्छा, अब रिव्यू इंगेजमेंट्स क्या है? सबसे पहले कहते हैं डिस्टिंक्शन कर लें ऑडिट और रिव्यू के अंदर, कर लेते हैं भाई। हमें ऑलरेडी पता है कि ऑडिट भी एक एश्योरेंस इंगेजमेंट ही है, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपने एक ओपिनियन देना होता है रीजनेबल एश्योरेंस देते हुए, जबकि रिव्यू जो है, रिव्यू क्या है? रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज डन टू ऑब्टेन लिमिटेड एश्योरेंस। लिमिटेड एश्योरेंस लेनी होती है प्राइमरली बाय परफॉर्मिंग, आमतौर पे क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं? इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर्स वगैरह, ये आमतौर पे किए जाते हैं। जबकि ऑडिट के अंदर हमें पता आइजा 500 को 7 प्रोसीजर्स बताता है। देन जो आपके कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं वो भी अपनी अपनी बताते हैं, जैसे एक्सटर्नल कंफर्मेशन है, जैसे स्टॉक टेक वगैरह है, जैसे लिटिगेशन क्लेम्स के ऊपर भी बताया जाता है कि जी आपने कंफर्मेशन वगैरह भिजवानी है, तो कुछ स्पेसिफिक है। अदर देन दैट देयर आर 7 जनरल ऑडिट प्रोसीजर विच कैन बी अप्लाइड टू अ सर्टन एजर्शन। सही है, तो यहाँ पर वो कहता है आमतौर पे इंक्वायरी एनालिटिकल ही किया जाता है आमतौर पे। देन रिपोर्ट किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। ठीक है, ऑडिट के अंदर रिपोर्ट किया जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? ऑडिट रिपोर्ट बोलते हैं। इधर अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर रिव्यू
रिपोर्ट की भी बोला जा सकता है, बट बेहतर होता है प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट, प्रैक्टिशनर्स बोल रहे थे, प्रैक्टिस करने वाले की, ठीक है। तो प्रैक्टिशनर कौन है, जो मतलब काम करे, मतलब ऑडिटर भी है वो, ठीक है, वो रिव्यू भी कर रहा है, तो उन्होंने कहा एक ओवरऑल एक नाम उसका रख सकते हैं, ठीक है जी। आ रहे हैं रिव्यू एंगेजमेंट, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन द प्रैक्टिशनर शेल, प्रैक्टिशनर का पता लगे, शेल नॉट एक्सेप्ट अ रिव्यू एंगेजमेंट इफ, ये चीजें हैं, ठीक है। याद करें जरा, उधर पहुंच जाए आइजा 210 के ऊपर। आइजा 210 के अंदर भी हमने कहा था कि ऑडिटर शेल नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट इफ, ये हो गए AFRF एक्सेप्टेबल ना हो, मैनेजमेंट अपने प्रीमाइज को ना माने, ये वो याद है ना, ये सारा कुछ हमने उस पर पढ़ा था। इधर वो कहता है कि रिव्यू एंगेजमेंट आपने कब एक्सेप्ट नहीं करनी। पहले नंबर पे, द प्रैक्टिशनर इज नॉट सेटिस्फाइड दैट देयर इज अ रैशनल पर्पस फॉर द एंगेजमेंट, उसको समझ नहीं आ रही है करवा क्यों रहे हैं वाला काम, ये रिव्यू करवा क्यों रहे हैं, उसको कोई उसका मकसद समझ नहीं आ रहा, तो वो ना करे पे। या अ रिव्यू एंगेजमेंट वुड बी अप्रोप्रिएट इन दी सर्कमस्टांसेस, ठीक है। हाँ, उसको नहीं लगता कि इस सर्कमस्टांसेस में रिव्यू करवाना, वो हो सकता है समझ रहा हो यार इसमें तो ऑडिट करवाना बनता है। फॉर एग्जांपल आपको क्लाइंट ने हायर किया, वो कहता है यार मैंने FBR को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा करवाना है, तो रिव्यू कर दे, रिव्यू नहीं है उधर ऑडिट चलता है, ठीक है। अभी मतलब एक एग्जांपल बस मैंने आपको दी है, SSP को मैंने जमा करवाना है मुझे, वो कहेगा नहीं भाई उधर तो ऑडिट होता है, तो इसमें तो रिव्यू तो है ही नहीं, तो हम एक्सेप्ट क्यों करें फिर वो रिव्यू वाली। देन दूसरी रीजन, practitioner has reasons to believe that relevant ethical requirements will not be satisfied, ठीक है। then the practitioner has doubt over management integrity, तो ये भाई कुछ चीज़ें अगर ये तीन हो जाएं तो फिर आप रिव्यू की एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको याद होनी चाहिए, सही है। अच्छा, देन अगर प्री कंडीशन फॉर एक्सेप्टिंग अ रिव्यू एंगेजमेंट, जिस तरह उसकी प्री कंडीशंस थी तो इस तरह इधर की भी हैं, इधर की भी वही हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल, AFRF एक्सेप्टेबल है या नहीं। दूसरे नंबर पे मैनेजमेंट से वही चीज, तीन चीज़ें ले लो, उधर भी वही ली थी कि प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी जिम्मेदारी है, इधर भी मान रहे हो। फिर उसके बाद आप कंट्रोल्स की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की मान रहे हो। फिर तीसरे नंबर पे प्रैक्टिशनर को, उधर ऑडिटर वर्ड यूज हो जाता है, इधर प्रैक्टिशनर है, उसको इन्फॉर्मेशन देना आपकी जिम्मेदारी है, क्या मान रहे हो, दोगे इन्फॉर्मेशन। तो भाई ये प्री कंडीशंस है, उधर भी ऐसे ही था, सेम है, कोई इतना डिफरेंस इन दोनों चीज़ों में नहीं है। बस ये है कि इसका जो स्कोप है कम है, इसके के ऊपर जो काम होता है वो कम होता है, इसके जो पैसे मिलते हैं वो कम मिलते हैं, इसकी जो इंश्योरेंस है वो लिमिटेड है। बस काम थोड़ा आप कह लें कि थोड़ा हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है, अदरवाइज बेसिक चीज़ें तो वही। अब बात आ गई थी एंगेजमेंट एंड परफॉर्मेंस। द प्रैक्टिशनर शैल एग्री द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट विद मैनेजमेंट ऑफ दोज गवर्नेंस दैट शैल इंक्लूड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। आ गई भाई, उसके भी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पढ़े थे ना आइजा 210 के अंदर, इसके भी ISRE 2400 आपको रिव्यू एंगेजमेंट की टर्म्स बता रहा है कि किन टर्म्स के ऊपर हम काम करेंगे। जैसे उसने कहा सबसे पहले इंटेंडेड यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, भाई इसका इस्तेमाल क्या है, क्या आगे भी आपने लोगों को भी देना है, पता तो लगे ना क्या इस्तेमाल है इसका। कई बार देखो रिव्यू करवाने का खास पर्पज एज सच रेगुलेटरी तो नहीं होता आमतौर पे, अनलेस वो वाला हो इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो, क्वार्टरली जो बनती है लिस्टेड कंपनी की, उसका भी रिव्यू होता है। अदर देन दैट अगर एंटिटी ने अपने लिए करवाना है तो एंटिटी आमतौर पे जो अगर खुद के लिए करवाना हो ना तो फुल फ्लैज वो करवाती है आमतौर पे इंटरनल ऑडिट। यार सही तरह ज़रा देखो, ठीक है, ऊपर ऊपर से देखने में वो कहता है हमें क्या फ़ायदा है इस चीज़ का, ठीक है। अच्छा, अब अगर किसी इदारे को जमा करवाना तो फिर वो पता तो लगे ना क्यों करवाना है, क्या मकसद है उसका, इंटेंडेड यूज उसका क्या है वो पता हो। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ AFRF पता हो, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ रिव्यू, ये वही वाली बातें जो उधर भी थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, ये सारा कुछ वही है। अ स्टेटमेंट दैट एंगेजमेंट इज नॉट एन ऑडिट, ये एक नई चीज़ है, ये इसमें मेंशन करना है कि भाई ऑडिट नहीं है और हम कोई ओपिनियन नहीं देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। एंड रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्मेट कंटेंट ऑफ प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट, सही है ना, ये भी उधर भी था, इधर भी है, और ये भी एक स्टेटमेंट के वो अलग भी हो सकती है रिपोर्ट। अब बात आ गई परफॉर्मिंग एंगेजमेंट के, परफॉर्म किस तरह करना है। पहला तो आ गया ना टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, उसके साथ लिख लें टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ये वो थे। आप ये कह सकते हो ऑलमोस्ट सेम एज आइजा 210, उसके अंदर जो टर्म्स होती हैं एंगेजमेंट लेटर के अंदर तकरीबन उसी तरह की, ये भी एक लेटर के थ्रू भेजी जाती है। अच्छा, ये स्टैंडर्ड ऑब्वियसली इतना छोटा नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ वो टू दी पॉइंट यहाँ पे बातें कर रहा है, सही है, क्योंकि वो कहता है कि यार अब जो मैं बात कर रहा हूँ ना इन्होंने पढ़ी हुई है पहले किसी और एंगल से हो दो, बट इनको मतलब इनके पता है, तो बार बार वो डिटेल में समझाने की इनको नीड ऐसा नहीं है। अच्छा, ये परफॉर्म करने की बारी, परफॉर्म कैसे करना है। द प्रैक्टिशनर शैल डिटरमिन एंड अप्लाई मटीरियलिटी, इस पर भी कहता है मटीरियलिटी को देखते हुए करेगा, ठीक है।
प्रैक्टिशनर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, आइजा 315 भी लग गया। आइजा 315 एज इट इज़ नहीं लगा क्योंकि वो ऑडिट के स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स वही वाले हैं। बात आ रही समझ, कॉन्सेप्ट वही वाले हैं। देन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट और एविडेंस लेना है आपने इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर, दो प्रोसीजर ही परफॉर्म करने होते हैं। इंक्वायरी वो कहता है किसकी करनी है, इंक्वायरी मैनेजमेंट की करें रिलेटिंग टू हाउ मैनेजमेंट मेक्स सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, सही है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी वगैरह देखें, वेदर देयर आर सिग्निफिकेंट अनयूजुअल और कम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन जो कि आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो उनको देखें, एग्जिस्टेंस ऑफ एनी एक्चुअल सस्पेक्टेड और एलिज्ड फ्रॉड देखें, वेदर मैनेजमेंट हैज़ आइडेंटिफाइड और एड्रेस सब्सिक्वेंट इवेंट्स ये देखें, द बेसिस फॉर मैनेजमेंट असेसमेंट फॉर गोइंग कंसर्न ये देखें, वेदर देयर आर इवेंट्स और कंडीशन दैट में काज सिग्निफिकेंट डाउट ऑन दी एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न ये देख लें। ठीक है, ये चीज़ें भैया आपने देखें, अगेन वही बात है, पढ़ा हुआ है हमने सारा डिटेल में। जैसे पहले नंबर पे आ रहे हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट्स किस तरह बनाए जाते हैं, ठीक है, आइजा 540 इसके ऊपर आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, लेकिन हमने कई बार उसको डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, देन आइडेंटिफिकेशन रिलेटेड पार्टी वगैरह आइजा 550 ये आ गया। देन आपका क्या है, सिग्निफिकेंट अनयूजुअल ट्रांजेक्शन वगैरह जो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स इसमें लग जाते हैं। फिर फ्रॉड आ गया आइजा 240, देन आपका सब्सिक्वेंट इवेंट आ गया आइजा 560 आ गया। फिर नीचे गोइंग कंसर्न के 2 पॉइंट्स हैं, ये आइजा 570 आ गया। तो इसका मतलब है कि कॉन्सेप्ट्स वही हैं जो हमने उधर पढ़े हुए हैं। ठीक है, वो कहता है कि उनका भी थोड़ा सा इधर भी ख्याल रखना है आपने। अब नीचे एक बात है, इफ द प्रैक्टिशनर आइडेंटिफाइज सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो फिर भाई क्या करना है आपने, जो उधर किया था वही करना है। बस ये है कि इधर सिर्फ इंक्वायरी करनी है, उधर तो हम कॉरेस्पॉन्डेंस देखते थे, इंस्पेक्शन करते थे डॉक्यूमेंट्स वगैरह की। इधर वो कहता है इतना कुछ जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंक्वायरी सिंपल कर लो, वही कि भाई कौन सी क्या ट्रांजेक्शन है, क्या इसका रैशनल है, समझ नहीं आ रहा, मैं जरा वो बता दें। ठीक है, क्या कोई रिलेटेड पार्टी तो नहीं इन्वॉल्व, उधर भी हम यही सोचते थे। ठीक है, इधर भी हम वही सोचते हैं कोई रिलेटेड पार्टी तो नहीं इन्वॉल्व, और इसके पीछे आपका क्या बिजनेस रैशनल है, बिजनेस सेंस है, क्या कमर्शियल सेंस बन रही है, ट्रांजेक्शन की नेचर क्या है, ये सारा कुछ आप 3 पॉइंट उससे पूछ लेते हैं। गोइंग कंसर्न आ गया, गोइंग कंसर्न के अंदर भी वो कहता है कि भाई आपने वही जिस तरह जो मैनेजमेंट ने जितना पीरियड का असेसमेंट अपनी की हुई है, वही असेसमेंट आपने भी उस पीरियड की करनी है और रिव्यू कर लेनी है कि वो किस तरह से अपनी असेसमेंट करते हैं। बस यूज़ ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स, जिस तरह उधर था आइजा 610 620 हमने पढ़ा था, इंटरनल ऑडिटर की हेल्प लेना या ऑडिटर एक्सपर्ट की लेना। वो कहता है कि इधर भी प्रैक्टिशनर अपने हिसाब से बंदे रख सकता है। ठीक है, इफ द प्रैक्टिशनर यूजेस वर्क परफॉर्म्ड बाय अनदर प्रैक्टिशनर और एन एक्सपर्ट इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग द रिव्यू, द प्रैक्टिशनर शैल टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू बी सेटिस्फाइड दैट द वर्क परफॉर्म, मतलब जनरल सी बातें की हुई हैं। उधर हमने ये डिटेल में देखा कौन से स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, कौन सी उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी देखनी है हमने, उसकी रिपोर्ट्स को पहले देखना है, उसका काम करने का तरीका, उसकी मेथडोलॉजी देखनी है, सारा कुछ हमने डिटेल में पढ़ा। यहाँ वो टू दी पॉइंट आपको कह रहा है क्योंकि उसे पता है कि पढ़ चुके हुए हो आप, सही है। तो वो कहता है अब मैं बस इतनी की लाइन कह दूँगा, इन्हें समझ आ जाएगी। सब्सिक्वेंट इवेंट्स भाई आइजा 560 ऑब्वियसली वो कहता है कि इसके अंदर भी आपने देखना है कि क्या कोई ऐसा इवेंट आपकी नज़र में आया है जिसका इफेक्ट पड़ रहा हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। पड़ रहा है तो भाई मैनेजमेंट को कहेंगे कि अमेंड करें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ये करना है बस। रिटन रिप्रेजेंटेशन आइजा 580 उधर लेते थे, इधर भी रिटन रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट वही है, स्टैंडर्ड वो वाला हम नहीं नाम ले सकते, क्यों, क्योंकि वो ऑडिट था, ये रिव्यू है। तो भाई यहाँ पर भी हम रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे। जैसा कि उसने कहा कि आप उससे एक तो रिप्रेजेंटेशन लेंगे, क्या उसने तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी जो टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट में इधर लिखी गई थी वो पूरी की हैं। देन प्रैक्टिशनर शैल ऑल्सो रिक्वेस्ट मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन दैट मैनेजमेंट हैज डिस्क्लोज द प्रैक्टिशनर एंटिटीज रिलेटेड पार्टीज एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन सिग्निफिकेंट फैक्ट्स related to fraud, non-compliance, all information relevant to going concern, material commitments वगैरह। ये देखो, ये जो ऊपर हमने इंक्वायरी वाले पॉइंट में पढ़ी थी ना चीज़ें, उन सब के ऊपर बेसिकली वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मांग रहे हैं। आप इस तरह भी इसको कर सकते हैं, सही है। और 6-7 चीज़ें थी उनके ऊपर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हो, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर। ठीक है, अब आगे दी फॉर्मिंग द प्रैक्टिशनर्स कंक्लूजन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, उधर ना हम ओपिनियन दे रहे होते हैं, वर्ड ओपिनियन यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं, कंक्लूजन, ये याद रखना है आपने। ठीक है, कंक्लूजन का वर्ड हम रिव्यू के अंदर यूज़ करते हैं। कहता रही कंक्लूजन बनाते हुए प्रैक्टिशनर शैल इवैल्यूएट वेदर द एफएस एडिक्वेटली रिफर टू और डिस्क्राइब द एफआरएफ, क्या एफएस के अंदर एफआरएफ को एडिक्वेटली उसका रेफरेंस दिया गया है। फिर दूसरे नंबर पे कंसीडर वेदर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एफआरएफ एंड रिजल्ट्स परफॉर्म,
क्या हो रहा है, टर्मिनोलॉजी जो यूज़ की गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नाम वगैरह क्या वो सही हैं, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्लोज अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, ये हो रहा है, देन अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्टेड एंड अप्लाइड अ कंसिस्टेंट, क्या वो कंसिस्टेंट है, फिर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जो हैं वो रीजनेबल हैं या नहीं है, देन इन्फॉर्मेशन जो प्रेजेंट की गई है वो रेलिवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल एंड अंडरस्टैंडेबल है या नहीं है, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड एडिक्वेट डिस्क्लोजर। ये कहता है 5-6 चीज़ों को आप देख लें कि क्या ये हो रही हैं। अगर इनमें से कुछ नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली फिर वो नेगेटिविटी की तरफ बात जाएगी। बात समझ रहे? हाँ, अब वो आपको ओपिनियन बताने लगा, कहते हैं यार देखो एक तो अनमोडिफाइड ओपिनियन, उधर आप अनमोडिफाइड ओपिनियन वर्ड यूज़ करते थे, इधर आप अनमोडिफाइड कंक्लूजन करेंगे। ये कब होगा? ये भाई तब होगा जब प्रैक्टिशनर हैज ऑब्टेन्ड लिमिटेड एश्योरेंस टू बी एबल टू कंक्लूड दैट नथिंग हैज कम टू द प्रैक्टिशनर्स अटेंशन दैट कॉजेज टू बिलीव दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द AFRF। अब पहुंच जाएंगे जरा दोबारा चैप्टर 1 पे। हमने वहां पे जब पढ़ा था कि रीजनेबल एश्योरेंस और लिमिटेड एश्योरेंस में क्या फ़र्क है, तो हमने कहा था कि रीजनेबल एश्योरेंस के अंदर पॉजिटिव अजर्शन हम दे रहे होते हैं, पॉजिटिव बात कर रहे होते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहे होते हैं। फॉर हमने पढ़ भी ली हैं आइजा 700 के अंदर, अनमोडिफाइड ओपिनियन के अंदर भी, कि भाई जब हम वो दे रहे होते हैं रीजनेबल एश्योरेंस, हम क्या कहते हैं जी, इन आवर ओपिनियन दी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऐसे कहते हैं ना कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर, सीधी सीधी सी बात कर रहे होते हैं। इवन अगर हमारा वो भी लग रहा हो, क्वालिफाइड ओपिनियन भी लग रहा हो ना, फिर भी हम कहते हैं एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द मैटर डिस्क्राइब इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन, बाकी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, हम इस तरह से नॉट शॉर्ट वाले वर्ड यूज नहीं कर रहे होते। अनलेस एडवर्स ओपिनियन आ रहे वो तो फिर हम सीधा सीधा कहते हैं ना कि भाई वैसे ही बेड़ा करके, ठीक है, डिस्क्लेमर में कहते हैं हम एक्सप्रेस ही नहीं करते, ठीक। लेकिन अगर बात सही हो तो फिर तो हम नोट शॉर्ट ना वर्ड यूज करते हैं। यहां पर क्या है, अनमोडिफाइड कंक्लूजन से मुराद है कि बिल्कुल क्लीन रिपोर्ट है, इसमें भी वो इस तरह की वर्डिंग है। वो क्या वर्डिंग है, कहता है नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन that causes us to believe that the financial statements have not been prepared in all material respects in accordance with the AFRF। वो कहता है कि हमें नहीं पता चला। देखें लिखने का तरीका, आई गेस ये बिल्कुल जब हमने ऑडिट स्टार्ट किया था उस वक्त भी इस पर काफ़ी बहस हुई थी कि बात को करने का तरीका बदल गया ना बिल्कुल। रीजनेबल एश्योरेंस के अंदर हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है, या इन चीज़ों के अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है, इस तरह बोल रहे होते हैं। इधर हम कह रहे हैं नथिंग हैज़ कम टू आवर अटेंशन, हमारी टेंशन में नहीं कोई भी बात आई गई ऐसी कि हम कह सकें यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं बनी, आपकी शायद आ जाए, आप पढ़ें इसको शायद आपको लग जाए, हमें नहीं लगा। तो बोलने का तरीकाकार ही ऐसा है कि यार हम कोई ज़्यादा एश्योरेंस नहीं दे रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि यार हमें तो नहीं कोई नज़र आया भाई। उधर हम कह रहे हैं हमें नज़र ही नहीं आया कोई मसला, या बल्कि हम ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, हमारे ओपिनियन के मुताबिक सब कुछ ठीक है। इधर हम कह रहे हैं हमारी नज़र में ऐसा कुछ नहीं आया कि हम कह सकें कि कुछ गलत है। गल आ रही है समझ? तो ये थोड़ा सा तरीका लिखने का है। फिर मॉडिफाइड अगर आ गया तो मॉडिफाइड के अंदर आपने क्या करना है जी, कब देना होता है, जब प्रैक्टिशनर डिटरमिन्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड और वही अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट, मतलब इसमें भी वो मिसस्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन नहीं आते हैं। कहते हैं व्हेन द प्रैक्टिशनर मॉडिफाइज द कंक्लूजन, तो फिर वो वही वाले हेडिंग्स देगा, क्वालिफाइड, एडवर्स या डिस्क्लेमर वाली, ठीक है, एंड प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैटर, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह बता देगा। पहला सिनेरियो आ गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड, ये जैसे उधर हमने पढ़ा है 705 के अंदर, इस तरह इधर भी है मटीरियली मिसस्टेटेड है। अगर तो सिर्फ मटीरियली मिसस्टेटेड है तो क्वालिफाइड ओपिनियन जाएगा, कंक्लूजन इधर वर्ड यूज करें, क्वालिफाइड कंक्लूजन जाएगा। अगर मटीरियल एंड परवेसिव है तो एडवर्स कंक्लूजन जाएगा, ठीक है। तो कहते हैं इफ द प्रैक्टिशनर डिटरमिन्स दैट द एफएस आर मटीरियली मिसस्टेटेड द प्रैक्टिशनर शैल एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड कंक्लूजन, जब उसको लगता है कि भाई उसका इफेक्ट जो है वो मटीरियल है, परवेसिव नहीं है, और एडवर्स ओपिनियन, एडवर्स कंक्लूजन जब उसको लगता है कि बोथ मटीरियल एंड परवेसिव इफेक्ट है, ठीक है जी। फिर इन द बेसिस फॉर कंक्लूजन पैराग्राफ, वो जो बेसिस उसमें क्या होगा, इन रिलेशन टू मटीरियल स्टेटमेंट दैट गिव राइज टू आइदर अ क्वालिफाइड और एडवर्स द प्रैक्टिशनर शैल डिस्क्राइब एंड क्वांटिफाई द फाइनेंशियल, वही सारा कुछ है भाई, कोई नया नहीं है, वही सारा कुछ करना है उसने, ठीक है। और अगर डिस्क्लोजर है तो वो लिखेगा कि कैसे क्यों डिस्क्लोजर को ओमिट किया गया है, ठीक है, और उसकी इंफॉर्मेशन की नेचर क्या थी, सारा कुछ वैसे ही है, थोड़ा सा लिखने का तरीकाकार बदल रहा है। दूसरा पॉइंट क्या रही, इन एबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, तो इसमें भी दो सिनेरियोज होते हैं। अगर मटेरियल इनएबिलिटी आ रही है, मतलब कि जिस चीज़ के ऊपर लेना वो चीज़ मटेरियल है,
तो फिर क्वालिफाइड ओपिनियन, अगर वो चीज़, वो अमाउंट आपकी या वो डिस्क्लोजर जो था, जो जिसके ऊपर एविडेंस नहीं मिला, इफ़ दैट वाज परवेसिव, तो फिर आप किस तरफ चले जाते हो, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की तरफ चले जाते हो। तो वो ही इसमें भी लिखा हुआ है, पॉसिबल इफेक्ट्स वगैरह। अभी हम जो रिसेंटली पढ़ के आए हैं, कोई नई चीज़ नहीं आ रही। एक इसने एडिशन लिखा था, प्रैक्टिशनर शैल डिस्क्लेम अ कंक्लूजन ऑन द एफएस और विड्रॉ इफ क्या हो रहा है जी, द प्रैक्टिशनर कंक्लूड्स देयर इज सफिशिएंट डाउट अबाउट द इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट। अगर उसको लगता है इंटेग्रिटी के ऊपर डाउट है, सफिशिएंट डाउट है, ज़्यादा डाउट है, तो भाई वो फिर छोड़ भी सकता है, डिस्क्लेम भी कर सकता है, विड्रॉ भी कर सकता है। और मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन दैट देयर आर प्री कंडीशंस के ऊपर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही, तो भाई ये भी रीजंस की वजह से वो डिस्क्लेम कर सकता है या विड्रॉ कर सकता है। अब आगे जी प्रैक्टिशनर की रिपोर्ट, तो रिपोर्ट भी तकरीबन वही है, थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। टाइटल आ गया, एड्रेस ही आ गया, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर आ जाएगा जी आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिव्यूड। उसमें वो क्या इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, मतलब जो ओपिनियन सेक्शन में स्टार्ट होता था, उसमें होता है वी कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद, ठीक है, वो सारा कुछ हो रहा होता है। इधर सिंपल क्या है, आप रिव्यू का वर्ड यूज़ कर देते हैं, तो चीज़ें सारी वही हैं। इसका मेरे ख्याल में इधर से आगे देखेंगे ना, रिपोर्ट के फॉर्मेट से कुछ ज़्यादा बेहतर है। फॉर्मेट पे आ रहे हैं, चीज़ें उसी तरह की है, थोड़ी थोड़ी वर्डिंग बस चेंज होती है। जैसे उसने कहा उधर इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट लिखते रहे, इधर क्या आ जाएगा, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर्स रिव्यू रिपोर्ट आ जाएगा वर्ड। एड्रेस ही नीचे आ जाएगा, टू द मेंबर्स ऑफ या टू द डायरेक्टर्स ऑफ, टू द फ्ला ऑफ, जो भी है, सही है। रिव्यू तो कोई भी करवा सकता है, उसका आ जाएगा। नीचे आ गया रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वी हैव रिव्यूड, उधर था वी हैव ऑडिटेड, इधर है वी हैव रिव्यूड द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एबीसी कंपनी विच कंप्राइज, देखे बाकी सारी कुछ आगे वही है, सिर्फ वी हैव रिव्यूड लिखा है। फिर नीचे आ गया जी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका कंक्लूजन थोड़ा नीचे आ जाता है, उसका ओपिनियन टॉप पे स्टार्ट पे ही होता है, ठीक है, इसका कंक्लूजन नीचे आके आता है। देखो चौथे नंबर पे मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख दिया जी। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने लिख दी फॉर द प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एसएमईज। देखें उसने अब इस बार नया एएफआरएफ उठा लिया है। हमें तो पता है ना, कंपनीज एक्ट थर्ड स्केड्यूल में हमने पढ़े थे एएफआरएफ डिफरेंट तरह के हैं, आईएफआरएस भी हो सकता है, आईएफआरएस फॉर एसएमई भी हो सकता है, एएफआरएस फॉर एसएससी भी हो सकता है, एनपीओ के स्टैंडर्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। आपने हमेशा पहले देखना होता है कौन सी मेरी कंपनी है, कौन से क्राइटेरिया पे उतर रही है, उसके ऊपर कौन सी चीज़ें अप्लाई होनी है, ऐसे ही है। तो उसने इस बार कहा यार चलो इनको थोड़ा सा दूसरा भी एक स्टैंडर्ड की शक्ल तो दिखाएं, नाम तो बताएं ना इनको। तो भाई ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फॉर एसएमई के मुताबिक कहता है कि बनी है, और कंट्रोल्स की जिम्मेदारी और फ्रॉड वगैरह की जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजमेंट की है, ये आपने यहाँ पे लिख दिया। फिर प्रैक्टिशनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसने कहा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एक्सप्रेस कंक्लूजन, ठीक है, वी कंडक्टेड आवर रिव्यू इन अकॉर्डेंस विद फ्ला स्टैंडर्ड, ठीक है, रिक्वायर्स दिस स्टैंडर्ड रिक्वायर्स अस टू कंक्लूड वेदर एनीथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कहते हैं ये स्टैंडर्ड हमें कहता है कि क्या हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पता लगी है जिसकी बेस पर हम ये कह सकेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक नहीं बनी। फिर वो आगे कहते हैं रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद ISRE 2400 इज अ लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट, द प्रैक्टिशनर परफॉर्म्स प्रोसीजर प्राइमरली कंसिस्टिंग ऑफ मेकिंग इंक्वायरीज मैनेजमेंट। ये बातें ये एज इट इज़ लिखनी होती हैं पेपर में। वैसे ना इसमें से कभी कभार आता है 3-4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, 5 नंबर का मैक्सिमम आ जाता है इसमें से, इस चैप्टर में से, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इसको याद करना भी कोई ऐसे मुश्किल नहीं है, क्योंकि पहले वाली ही चीज़ें, कोई नई चीज़ तो आई नहीं इसमें। प्रोसीजर परफॉर्म इन रिव्यू आर सब्सटेंशियली लेस देन दोज, ये इसी तरह आपने लिखना है। अब कंक्लूजन की बात आ गई, ये अनमोडिफाइड कंक्लूजन है, वो कह रहे हैं बेस्ड ऑन आवर रिव्यू नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेस अस टू बिलीव दैट दीस फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स, ठीक है। वो आगे उसने सारी कहानी ली थी। नीचे रिपोर्टिंग ऑन अदर, तो वो कहता है कि ये उसी तरह ही आपका जो कोई अदर कोई लीगल रिक्वायरमेंट वगैरह है वो आ रहेगी, प्रैक्टिशनर के सिग्नेचर है, डेट शीट है, और बस यही है, बात आई है समझ। तो भाई इसमें और ऑडिट के अंदर जो फ़र्क है, आप ये समझ लें कि ऑडिट के अंदर हमने जो स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं और वो डिटेल में पढ़े हैं, ठीक है। ये जो स्टैंडर्ड है ये अलग है, ये अगर असल स्टैंडर्ड पढ़ा जाए ना तो उसके अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल रिलेटेड पार्टी की बात है तो उसके ऊपर कोई 1.5-2 पेज लिखे हुए हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे सिर्फ 2-3 लाइनों के अंदर आपको बता दिया कि भाईजान आपको तो पता है, ठीक है। आइजा 550 वाली अगर आपने बड़ी चीज़ पढ़ रही है उसी में सब निकाल के इधर लिखनी है। यहाँ पर बस है कि स्कोप कम है, इधर आपने सिर्फ इंक्वायरी एंड एनालिटिकल करने होते हैं, आपको बाकी 7 प्रोसीजर्स करने की ज़रूरत नहीं है।
चले जी, सही है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कोड ऑफ एथिक्स के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।